नमस्कार दोस्तों, एडीएम कैफे हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम मोदक और आज हम लोग बात करेंगे बजट के बारे में। इंडिया का बजट रिलीज हो चुका है हमारे रेस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। हम लोग टेक्निकल को छोड़कर आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे कि बजट होता कैसे है, बजट बनता कैसे है और भारत के लिए आज का बजट कितना मायने रखता है। हम कुछ इस तरह से इसको समझेंगे ताकि एक छोटा सा बच्चा भी बजट के बारे में समझ जाए और हमारा आने वाला जनरेशन या फिर आने वाले बजट में भारत के सभी लोग बजट के बारे में एक बेसिक नॉलेज तो रखे ही रखे। क्योंकि देखा गया है ऐसा कि आमतौर पर भारत में 90% लोग बजट के बारे में कुछ पता ही नहीं उनको कि आखिरकार ये बजट बनता कैसे। तो चलिए आज हम लोग एक सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि बजट आखिरकार बनता कैसे है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका 1 सेकंड का सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है और हम लोग इस तरह से और भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बजट बनता है हमेशा सितंबर महीने से। इसका प्रोसेस जो है वो सितंबर महीने से ही शुरू हो जाता है। सभी मिनिस्टर को, जितने भी मिनिस्टर हैं, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, रेलवे मिनिस्टर हो, जितना भी मंत्रालय है हमारे भारत में, सभी मंत्रालय में एक नोटिस चला जाता है कि आप लोग आने वाले वक्त में, जो कमिंग ईयर है उस वक्त में आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या विज़न है आपका जो भी विज़न है वो ड्राफ्ट बनाकर आप भेजिए। वो ड्राफ्ट सभी मंत्रालय से दिसंबर में फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद जो जनवरी का महीना होता है ना, वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की टीम उस ड्राफ्ट पे काम करती है और वो लोग डिसाइड करती है कितना बजट एलोकेट होगा, क्या होगा क्या नहीं। उसके बाद जाकर फाइनल बजट बनता है। इसको अगर आसान भाषा में एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब चलिए मान लीजिए आपका एक परिवार है और आपके परिवार में 4 लोग हैं, जिसमें आपके माता पिता और 2 भाई। अब आपकी मम्मी है, जो माता जो है वो घर पे रहती हैं और बाकी जो 3 हैं वो लोग बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए। आपके घर के 2 बेटे और पिताजी। अब महीने के एंड में तीनों को सैलरी मिलता है और वो सैलरी का जो भी पेमेंट है, वो रेवेन्यू, वो पैसा वो मम्मी के हाथ में दे देते हैं। अब रात का वक्त होता है, एक टेबल पे सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो उस वक्त छोटा भाई जो है, छोटा लड़का जो है घर का, वो बोलता है कि बहुत दिन से माँ घूमने कहीं नहीं गए, इस साल सोचते कि घूम के आते हैं। बड़ा भाई कहता है कि मेरा लैपटॉप एक खरीदना है, क्योंकि पुराने लैपटॉप मेरा काम का नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लैपटॉप मेरे को अपग्रेड करना है। पिताजी कहते हैं कि बरसात आने वाला है और छत से पानी टपक रहा है। अब जिसके पास पैसा है, सारा पैसा मम्मी के पास। अब मम्मी सोचती है कि किसको कितना पैसा देना है। अब मम्मी पहले ये सोचेगी कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और किसको हम होल्ड कर सकते हैं। तो मम्मी सोचती है क्या ना, घूमना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम होल्ड कर सकते हैं, लेकिन छत बनाना जरूरी है क्योंकि बरसात आने वाला है और बरसात आएगा तो छत से पानी टपकेगा। तो कुछ इसी तरह से जो है ना हमारा बजट भी बनता है। सारे मंत्रालय का जो भी बजट और उनका जो भी विज़न फाइनेंस मिनिस्टर के पास आता है। फाइनेंस मिनिस्टर 1 महीने में, जनवरी के ड्यूरेशन में, उस सारे चीज़ को वो डिकोड करती हैं, एनालिसिस करती है कि कौन सा भारत के लिए अभी ज़रूरत है और कौन सा भारत के लिए अभी उसको होल्ड कर सकते हैं और किसको कितना बजट दे सकते हैं। इस चीज़ को एनालिसिस करने के बाद एक फाइनल बजट बनता है, जो बजट फरवरी के 1 तारीख को हर साल हमारे लिए रिलीज़ किया जाता है। इस बजट को रिलीज़ करने से पहले 31 जनवरी 2026 में 31 जनवरी को एक सेरेमनी मनाया जाता है। जब फाइनल बजट बन जाता है तो उस बजट का क्या किया जाता है, हलवा बनाया जाता है। जी हाँ, एक हलवा सेरेमनी होता है जहाँ पे जितने भी मिनिस्टर हैं, सारे मिनिस्टर एक रूम में रहते हैं और उनका मोबाइल से लेकर सारा चीज़ को जो है ना रोक दिया जाता है। सब चीज़ ले लिया जाता है ताकि मीडिया से कोई भी कनेक्शन ना बने और सबको हलवा खिलाया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। अब आप सोचोगे कि सभी मिनिस्टर के फ़ोन को, कम्युनिकेशन का सारा जरिया को रोक क्यों दिया जाता है। अगर
शेयर मार्केट में या फिर मार्केट में पता चल जाए कि किस फील्ड में गवर्नमेंट कितना बजट एलोकेट करने वाली है, तो उससे क्या है ना कि जितने भी बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं जो शेयर मार्केट को रूल करते हैं या फिर शेयर मार्केट को मतलब आप इधर से उधर कर सकते हैं वो लोग, तो वो लोग क्या करेंगे ना, उस वक्त उस फील्ड को या फिर उस सेक्टर को वो लोग थोड़ा सा डिसमेंटल कर सकते हैं, वो लोग अल्टर कर सकते हैं उस जगह को शेयर खरीद के या फिर शेयर को सेल करके। तो ताकि मार्केट में ये ना पता चले कि गोल्ड पे क्या होने वाला है, सिल्वर पे क्या होने वाला है, या फिर रियल इस्टेट को कितना मदद मिल सकता है, एजुकेशन डिफेंस को कितना मदद मिल सकता है, या फिर सोलर पैनल पे क्या हो सकता है, ये चीज़ मार्केट में ना निकले, इसलिए क्या किया जाता है ना कि सभी के फ़ोन को जब्त कर लिया जाता है एक दिन के लिए, ताकि उनको बुरा ना लगे, इसलिए हलवा सेरेमनी मनाया जाता है। उसके बाद बजट निकलता है। तो ये है पूरा प्रोसेस बजट रिलीज होने के पहले का जो प्रोसेस रहता है। तो मतलब सितंबर में सबके पास नोटिस चला जाता है कि बजट बनाइए। सितंबर से दिसंबर तक सारे मंत्रालय के जो भी मिनिस्टर हैं सब अपना ड्राफ्ट तैयार करते हैं। उस ड्राफ्ट को जनवरी में फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुंचाते हैं और जनवरी तक फाइनेंस मिनिस्टर उसको एक प्रॉपर भारत का बजट के हिसाब से उसको प्रिपेयर किया जाता है और फरवरी के 1 तारीख को बजट हमारे लिए रिलीज किया जाता है। अब हम पता करेंगे कि भारत का जो बजट है वो बजट किस तरह से बनता है, रेवेन्यू कहाँ से आता है और क्या है इसका मेरिट डिमेरिट क्या है। बजट जो बनता है वो बजट भारत सरकार का जो भी रेवेन्यू है ना उस रेवेन्यू से ही बनता है। 3 तरह के बजट होते हैं। पहला बजट, जो बजट रेवेन्यू से कम का बजट होता है जहां पे गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो जाता है। एक होता बैलेंस रहता है जहां पे प्रॉफिट जो रेवेन्यू गवर्नमेंट अर्न करती है और जो बजट गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है, मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों बराबर में रहता है। और एक रहता है जहां पे रेवेन्यू कम रहता है और एक्सपेंसेस ज़्यादा रहता है। तो भारत का बजट इसी कैटेगरी पे है, रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अब आपके दिमाग में आप ये सोचोगे कि जब रेवेन्यू कम है तो एक्सपेंसेस होगा कहाँ से ज़्यादा। तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहता है ना रेवेन्यू से जो ज़्यादा रहता है, जैसे मान लेता हूँ कि 1 रुपये का अगर भारत सरकार का 1 रुपया का रेवेन्यू है और 1.5 रुपया का अगर बजट है तो 50 पैसा जो है हमारा उसको कहते हैं डेप्थ, उसको लोन लेना पड़ता है। अब लोन लेने का काफ़ी सारा माध्यम है, वर्ल्ड बैंक है, आपसे भी लोन लिया जाता है, जो आपका पैसा बैंक में जमा रहता है उससे भी उसको भी यूज़ किया जाता है इस जगह पे। तो ये माध्यम है। भारत सरकार अभी जो बजट पेश की है वो बजट 3rd नंबर पे है। जो 3rd टाइप मैंने आपको बोला उस टाइप पे है जहाँ पे रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस हमारा ज़्यादा है, जिसके लिए डेप्थ है। और ये भारत के लिए एक बहुत खतरे की घंटी है क्योंकि हर साल हमारा डेप्थ जो है वो बढ़ते जा रहा है। अब ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ सेंट्रल के लिए कहें या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कि दोनों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें पैसा मिलता है और उस पैसे का जो यूज़ स्टेट गवर्नमेंट करती है तो स्टेट गवर्नमेंट भी लोन लेती है। स्टेट गवर्नमेंट का भी डेप्थ, खुद का डेप्थ रहता है। तो भारत में ये डेप्थ बढ़ते जा रहा है, जो कि एक खतरे की घंटी है भारत के लिए। हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उस 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में 45% हमारा डेप्थ है, उधार है हमारा, 45% के करीब हमारा उधार है। अब चलते हैं हम लोग, परफेक्ट अगर बजट किया जाए तो क्या ये बजट हमारे लिए परफेक्ट है? तो अगर आप देखोगे तो ये बजट हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। बजट में काफ़ी कुछ बोला जाता है, ये सस्ता हो रहा है, ये महंगा हो रहा है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखो तो ये इतना फायदेमंद नहीं होता है। अगर बजट को एक्चुअल मायने में सही से यूज़ किया जाए तो हो सकता है कि भारत और भी तरक्की कर जाए। लेकिन करप्शन एक मेन मुद्दा है कि बजट अगर एलोकेट किया जाता है रोड के लिए तो रोड पे आपको पता है कितना करप्शन किया जाता है। अगर एडुकेशन पे तो एडुकेशन पे भी करप्शन है, हेल्थ पे तो हेल्थ पे भी करप्शन है। तो जब तक हम लोग एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ और ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे तब तक ये बजट जो है ये एक स्कैम और एक घपलाई है, इसको रोकना पड़ेगा।
ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक करप्शन को रोकना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये बजट हमारा और आपका जो टैक्स का पैसा है वो वेस्ट होगा। सेकेंड, जो भी बजट एलोकेट करती है गवर्नमेंट, आप समझ लो 140 करोड़ लोगों के लिए मात्र 2% लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। मतलब आप समझ लो 140 करोड़ का बोझ मात्र 2% लोग भारत में हैं जिनके सर पे है। बाकी लोग टैक्स स्लैब में है ही नहीं, या फिर वो लोग टैक्स देते ही नहीं है। अब आप बोलोगे हम तो जीएसटी देते हैं, मैं मानता हूँ आप जीएसटी दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन मेन रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का वो है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के लिए टैक्स से आता है। कॉर्पोरेट टैक्स जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट, कॉर्पोरेशन, आईटी सेक्टर, बीपीओ सेक्टर, इस सेक्टर से जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, ये एक फर्स्ट सबसे बड़ा रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सेकंड इनकम टैक्स। तो टैक्स को और थोड़ा सा आसान करना पड़ेगा, जहाँ पे लोग और थोड़ा सा इजी वे में है। बात करते हैं अगर जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके लिए क्या भारत में, उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको एक थैंक यू नोट तक नहीं मिला। आप सोचिए जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनका एक थैंक यू नोट तक नहीं है। बजट में हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा होता है क्या? जन कल्याण योजनाओं के लिए। जैसे अगर आप देखें जो फ्री की रेवड़ियाँ जो मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट जो देती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है, उसमें एक अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है। बजाय रेवड़ी देने के बजाय अगर हम लोग जॉब पे फोकस करें तो फिर ज़्यादा अच्छा है, एडुकेशन पे अगर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस बार गवर्नमेंट जिस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस की है वो है साउथ इंडियन पे। आमतौर पर हमेशा बजट जो निकलता है वो नॉर्थ, और उसमें भी सबसे ज़्यादा बिहार को मिलता है। लेकिन आप देखोगे कि बिहार को जितना फंड मिलता है, उस फंड का बिहार में क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ब्रिज बार बार बनते हैं और वो ब्रिज बार बार टूट जाती है, रोड बार बार बनती है, रोड बार बार टूट जाती है। मतलब आप समझ लो करप्शन किस लेवल पे। अगर बजट अगर खर्चा हो रहा है तो वो बजट का सही इस्तेमाल भी होना चाहिए, लेकिन बजट का जो है वो सही इस्तेमाल नहीं होने के कारण भारत डेब्ट में डूबता जा रहा है और डूबता जा रहा है। जो भी कल्याण योजनाएं हैं, जैसे किसी के बैंक अकाउंट में 2500 दे रहे हैं कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी को 1000 रुपया दे रहे हैं, तो ये फ्री का जो पैसा, इसमें भी जो है सरकार के ऊपर एक आर्थिक बोझ बढ़ते जा रहा है। और इस स्कीम को सरकारें बंद भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये एक नशा है, जो नशा हमारे जनता को लग चुका है। अगर कोई भी इस चीज़ को बंद कर अगर आपके एडुकेशन के तरफ अगर फोकस किया जाए तो फिर वो सरकार गिर जाएगी, उसका वो सीएम या फिर एक छोटा सा इलेक्शन भी वो नहीं जीत सकते, जिसके कारण जो चीज़ चल रहा है ना उसको बंद नहीं कर सकते। लेकिन सरकारें ये करती है, अगर आप 1000 दे रहे हो, आप मुझे वोट दो, मैं आपको 2000 दूंगा। तो ये आज के लिए सही है, लोगों को पैसा मिल रहा है, एक नशे के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन ये आने वाले वक्त में भारत के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकती है, और हो रही है अभी भी। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बजट, ये जो आज इस बार जो 2026 का बजट है, ये बजट भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है या फिर कितना बेनिफिशियल है। मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इस बजट में जो है जन कल्याण योजनाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। इसमें जो दिया गया वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के दिया गया है। जैसे साउथ इंडिया में स्पीड रेल ट्रैक या फिर रेल वे का विस्तार करना हो गया, टूरिज़्म पे फोकस किया गया, जो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट का इस तरफ फोकस होना काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर टूरिज़्म बढ़ता है तो भारत में डॉलर आएगी, और डॉलर की जो किल्लत है वो कहीं ना कहीं ठीक होगी। अगर आप देखोगे तो इस बजट में जो भी हमारे टूर गाइड है, तो टूरिस्ट गाइड को आपका क्या कहते हैं, टूरिस्ट गाइड को जो है ना ट्रेनिंग दिया जा रहा है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग उनको देना है। तो इससे क्या होगा ना कि कोई भी टूरिस्ट आता है ना, तो सबसे पहले टूरिस्ट गाइड जो रहते हैं, जो गाइड उनको जो इंडिया के बारे में दिखाते हैं वो चीज़ देखते हैं। अगर गाइड हमारे पास प्रोफेशनल गाइड हो तो फिर टूरिस्ट और भी आएंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। तो फिर यहाँ पे क्या होगा ना कि एक डॉलर डिफिशियंसी जो हमारा है ना वो ठीक हो सकता है टूरिस्ट सेक्टर में। तो टूरिस्ट सेक्टर पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। दूसरा जो सेक्टर पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है वो है हमारा हेल्थ सिस्टम पे। हेल्थ आम लोगों के लिए होना चाहिए। अभी भी बहुत पीछे हैं हम लोग हेल्थ इंडेक्स पे। अगर आप देखिए तो हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारा भारत बहुत पीछे है, लेकिन भारत में नो डाउट डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, हेल्थ ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे हैं, और जो चीप है और बेस्ट है। तो हम लोग इस
तरफ फोकस कर रहे हैं अब कि हमारे पास बाहर से लोग आए, अदर कंट्रीज से लोग हमारे यहाँ पे आए ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ताकि डॉलर हमारे पास और ज़्यादा आए और वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सके। तो इस तरफ फोकस किया जा रहा है कि बाहर से हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए लोग आए। दूसरा जो सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे मेरे को लग रहा है वो ये है कि मेंटल पीस की तरफ, मेंटल हेल्थ की तरफ भी गवर्नमेंट में फोकस किया है, जहाँ पे आसाम, रांची को बहुत कुछ मिला है। रांची में एक ब्रांच खुलना है, आसाम में मेन खुलेगा। तो मेंटल पीस की तरफ पहली बार किसी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, ये काफ़ी ज़रूरत है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सा ये चीज़ हमने किया है। डिफेंस सेक्टर में हमने अच्छा खासा पैसा दिया इस बार बजट में, लेकिन डिफेंस में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट नहीं करना है। हमें एक्सपोर्ट थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि डॉलर हमारे पास आए, ना कि हमारा पैसा बाहर चला जाए। तो डिफेंस में अच्छा किया है। हमें जो निराशा हुआ वो ये है, एडुकेशन पे आप अगर देखोगे, ट्रांसपोर्टेशन पे, रोड सेफ्टी पे कोई भी फोकस नहीं किया गया है, जहाँ की इंडिया पे ड्राइविंग का डी भी लोग को नहीं पता है। तो इस जगह पे थोड़ा सा रोड के तरफ फोकस करना चाहिए था। एक बजट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस बजट से क्या है ना कि बाहर के लोग भी जो हैं, विदेश में बैठे हुए लोग भी जो है ना, हर एक कंट्री के बजट को देखते हैं कि क्या होता क्या नहीं। डिफेंस का बजट इसलिए बढ़ा है, क्योंकि कुछ दिन पहले सिंदूर ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन सिंदूर के कारण भारत ने डिफेंस पे अपना बजट बढ़ाया है, ताकि लोग भारत की तरफ अट्रैक्ट हो और भारत को कहे कि आप हमसे ये चीज़ को परचेस करो, वो चीज़ को परचेस करो। इसलिए डिफेंस की तरफ भारत ने बजट को बढ़ाया है। तो ये बजट मिला जुला है, कुछ लग्जरियस आइटम पे का रेट बढ़ाया गया है ताकि वो थोड़ा सा बड़े लोगों से पैसा लिया जा सके। फोकस काफ़ी अच्छा है, लेकिन आम लोगों के लिए कुछ नहीं है इस बजट में। होपफुली ये बजट एक लंबा विज़न का है। करप्शन अगर ना हो तो ये बजट एक माइलस्टोन साबित हो सकता है इंडिया के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बजट के बारे में एक बेसिक से लेकर एक प्रो लेवल तक का नॉलेज मिल चुका होगा। अब अगर कोई भी बजट आता है, जैसे अब शीतकालीन बजट है और भी आगे काफ़ी सारे बजट हैं जो बजट आने वाले हैं, तो उस जगह पर आपको ये बजट कैसे बनता है कैसे नहीं, ये कन्फ्यूज़न अब शायद आपको दूर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।